तो सबसे पहले कल वाले कुछ असाइनमेंट को हमने जो दिया था उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। सी लैंग्वेज में एक होते हैं एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, ठीक है, जो कि इस्तेमाल होते हैं न्यू लाइन के लिए और टैब के लिए, बैक स्पेस के लिए। तो न्यू लाइन के लिए जो यूज हो रहे हैं वो है /n, बैकस्लैश टी बी। ये कैसे काम करते हैं, जैसे अभी देखते हैं इसको। तो ये कंपाइलर को लोड कर लिया हमने, यहाँ पे जाके फाइल में जाके हमने सबसे पहले एक न्यू फाइल ले ली, इसको क्लोज कर दिया। फाइल में जाके फिर से एक न्यू फाइल ले ली, #include io.h, #include stdio.h, इंटीजर मेन ये हमने लिख दिया और 2 ब्रैकेट्स लगा दिए, और इसमें एक फंक्शन लिख दिया clr और एक getch का फंक्शन लिख दिया यहाँ पे, और एक रिटर्न 0 कर दिया हमने। अब चलते हैं नीचे, तो यहाँ पर हमने अपनी फाइल को सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पर हमने जाके लिखा इसका फाइल का नाम, जैसे हाई 04, ये हमारी फाइल सेव होगी। कल वाली असाइनमेंट के मुताबिक जैसे कि हमें प्रोग्राम का आउटपुट बनाना था, तो सिंपल तरीका ये था उसका printf लिखते आप यहाँ पे स्टार्ट ब्रैकेट डबल कोटेशंस एंड ये लगाया। इसके अंदर आप लिख रहे थे जैसे एंटर योर नेम, या फुल नेम लिखना था आपने इसके आगे, फुल नेम। अब वैसे तो एक स्पेस देंगे तो आप एक स्पेस देके कॉलन लगा सकते हैं, और उसके आगे एक स्पेस देके यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे कि महक, ठीक है। तो यहाँ से हमने कोड को अपने कंपाइल किया। अब कंपाइल की शॉर्ट की भी समझ लें, कंपाइल की शॉर्ट की अल्टर F9 और रन की शॉर्ट की है कंट्रोल F9, और कंपाइल एंड रन की शॉर्ट की है जो कंपाइल भी करेगा और रन भी करेगा कोड को एक साथ, कंपाइल एंड रन। अच्छा, वो इसमें नहीं है। कंपाइल करा हमने कोड को और यहाँ पे रन किया, तो ये देखें इसका आउटपुट आ गया फुल नेम महक। अब मैं इसमें टैब यूज करना चाहता हूँ, तो टैब के लिए मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ /t, जैसे आप वर्ड में करते थे ना एक टैब, और एक टैब मैं यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ तो /t यूज कर सकते हैं। कंपाइल और यहाँ पे रन करेंगे तो 5-5 स्पेसेस का गैप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब आती है न्यू लाइन की बात, कि अगर मैं अगली स्टेटमेंट को नीचे लिख रहा हूँ printf, और यहाँ पे लिख रहा हूँ फादर्स नेम और कॉलन लगा रहा हूँ यहाँ पे, और एक /t यहाँ भी लगा रहा हूँ, और फिर यहाँ पे जाके भी /t लगा रहा हूँ, और उसमें लिख रहा हूँ जैसे मोहनदास मोती नाम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से लिख दिया। तो अब ये क्या होगा कि ये वाली जो लाइन है बेसिकली ये चली जाएगी उसके आगे। न्यू लाइन के लिए दूसरा स्केप सीक्वेंस यूज कर सकते हैं, उसके 2-3 तरीके यूज करने का। एक तरीका ये है बिगिनर मेथड में, आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ न्यू लाइन को इस तरह से कंपाइल करके कोड को रन करेंगे तो ये से आ जाएगा न्यू लाइन पे। दूसरा तरीका ये है कि जैसे कि अगर आप लाइन के इसके एंड में यहाँ यूज कर लें, ठीक है, और फिर अगली लाइन पे आप लिखेंगे जब, जैसे कि तो यहाँ पे कर देते हैं, एक फर्जी लिख देता हूँ मैं 1192002 कर देते हैं, ठीक है, सेमीकोलन कर देते हैं, कंपाइल कर देते हैं, रन कर देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आ रहा है। और एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप printf करके यहाँ लिख रहे हैं और यहाँ शुरू में ही डेट न्यू लाइन लगा के डबल कैट लगा सकते हैं, डबल कोट्स, और उसके अंदर अगर आप जैसे लिख रहे हैं सिटी, ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये दोनों मेथड जो है वो कारआमद है। आप एक और /t 2 भी यूज कर सकते हैं, और जहां पे 2 लाइन का गैप देना हो वहां पे 2 दफा /n भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ये स्केप सीक्वेंस कैसे यूज करना है। ओके, ये तो था हमारा 4 क्लास का, ठीक है, जो कल का रिवीजन था उसको हमने कर लिया। अब देखते हैं आज का काम हम क्या कर रहे हैं। तो पहले इसको क्वाइट करते हैं। आज हम समझते हैं कि कैलकुलेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। कैलकुलेशंस में क्या हो रहा होता है, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, जैसे प्लस है,
माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ये कैसे कर सकते हैं? ठीक, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा अपना दिमाग को झंझोड़ना होगा और यहाँ पे देखेंगे कि सिंपल कैलकुलेशंस कैसे परफॉर्म हो रही होती है। तो यहाँ पे अल्टर एफ करके न्यू कर लिया, अल्टर डब्ल्यू करके यहाँ से क्लोज कर दिया, फिर एक न्यू फाइल ले ली, अल्टर एफ करके सेव कर दिया, हाई 05 के नाम से। प्रोग्राम स्ट्रक्चर वही लिखेंगे, आई कौन आयो डॉट एच, stdio डॉट एच, इंटीजर मेन, clr get ch, रिटर्न 0। ओके, अब सकते हैं कि भाई कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म होगी। देखिए यूजुअली दो कॉन्सेप्ट होते हैं इसके अंदर, कांस्टेंट और स्ट्रिंग्स के ना। स्ट्रिंग्स को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। स्ट्रिंग्स को कैलकुलेट यानी कि अगर आप कुछ इस तरह से लिख रहे हैं, प्रिंट एफ स्टार्ट ब्रैकेट 2000 प्लस 3000, तो ये जैसा लिख रहे हैं वैसे ही प्रिंट हो जाएगा, इसमें कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं होगी क्योंकि ये स्ट्रिंग्स है। हाउ वुड आई नो ये स्ट्रिंग है? देखें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी टेक्स्ट, नंबर, सिंबल्स डबल कोट्स के दरमियान में लिखेंगे वो स्ट्रिंग कंसीडर किया जाएगा। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टेक्स्ट, नंबर, सिंबल डबल कोट्स के दरमियान में लिखेंगे वो स्ट्रिंग कंसीडर किया जाएगा, और स्ट्रिंग जो है वो कैलकुलेट नहीं होते, ना ही प्लस होते हैं ना माइनस होते हैं, जैसा दिख रहे हैं वैसे ही आउटपुट आ जाएगा। तो अगर मुझे ये कैलकुलेशन इससे करवानी है तो कैसे करवाऊं? तो हम इसको दो तरह से कैलकुलेट करा सकते हैं, एक कांस्टेंट नंबर के साथ, कांस्टेंट नंबर के साथ, दूसरा वेरिएबल्स के जरिए। आज हम देखेंगे कांस्टेंट नंबर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सही है, सही है। तो कांस्टेंट नंबर की कैलकुलेशन आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे आपने इसी के आगे कुछ इस तरह से इक्वल लगा के छोड़ दिया, अब इसका आउटपुट कुछ ऐसे आएगा, और अगली लाइन पर आपने लिखा, या इसी के आगे भी लिख सकते हैं, प्रिंट एफ 2000 प्लस 3000 कंपाइल, एरर आ गया। तो यहां पे कह रहा है कि अगर आपको ये कैलकुलेशन करनी है 2000 और 3000 की, तो कैन नॉट कन्वर्ट, प्रिंट एफ कैरेक्टर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, ये नंबर है, ये ऐसे नहीं हो पाएगा। फिर क्या करें? तो ये वाला तरीका तो नहीं होगा। अगर हम डायरेक्ट लिखते हैं 2000 प्लस 3000, ठीक है, और यहां पे सेमीकोलन लगा देते हैं, तो देखिए ये हो रहा है। अब ये हो तो रहा है, लेकिन इसका आउटपुट कैसे आएगा? आउटपुट पे तो उसने मना कर दिया प्रिंट एफ के अंदर जब लिख रहे थे। अच्छा, ये है तो सही, लेकिन हो रहा है। तो यहां पर अगर 2000 प्लस 3000 लिखते हैं तो एरर आ गया, फंक्शन कॉल मिसिंग हो गया। अगर हम यहाँ पे कॉमा लगाते हैं और फिर लिखते हैं, तो अब कैलकुलेट तो हो रहा है, लेकिन आउटपुट कैसे लेंगे? आउटपुट तो आ नहीं रहा उसका। सो यहां पर हमें जरूरत पड़ने वाली है वेरिएबल की। किसकी जरूरत पड़ने वाली है? वेरिएबल की। अब वेरिएबल क्या होता है इसको समझ लेते हैं जरा। देखिए यूं कह सकते हैं, वेरिएबल, वेरिएबल की जो डेफिनेशन है वो ये है कि वेरिएबल इज ए स्पेस इन कंप्यूटर मेमोरी which is used to hold values या डेटा, ठीक है। और वेरिएबल वैल्यूज कैन बी चेंज्ड और अपडेट ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब आप समझें कि एक प्रॉब्लम आ रहा था हमें कि वो नंबर को हम प्लस तो करना चाह रहे हैं, पर वो नंबर कांस्टेंट नंबर है, डायरेक्ट लिख रहे हैं, हो तो रहे लेकिन उनका आउटपुट नहीं आ रहा। इसका मतलब वो मेमोरी में किसी हिस्से में जाके स्टोर तो होते हैं, लेकिन हम उस हिस्से को एक्सेस नहीं कर पा रहे। तो ये हमारे सामने एक प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि आप नंबर को वेरिएबल में रखें।
नंबर को वेरिएबल पे रखे। तो वेरिएबल का काम ही है वैल्यूज को स्टोर करना, होल्ड करना। देखें, विंडोज के अंदर जब हम फाइल बनाते थे तो उसको प्रॉपर स्टोर करने के लिए हम क्या बनाते थे? विंडोज में जब हम फाइल्स बनाते थे तो उसको प्रॉपरली स्टोर करने के लिए क्या बनाते थे? फोल्डर। फोल्डर इटसेल्फ क्या है? बस एक फाइल सेव करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वैल्यूज को होल्ड करने के लिए हमें वेरिएबल्स चाहिए होते हैं। और वेरिएबल में ये दो खासियत होती है कि वो वैल्यू को अपने अंदर होल्ड भी करता है और इसके अलावा उनको एक आइडेंटिफिकेशन भी देता है, और इसके अलावा हम उनको एक्सेस भी कर सकते हैं, और इसके अलावा वो अपडेट भी हो सकता है प्रोग्राम चलने के दौरान। लेकिन ये होता कैसे है, इसको समझना है। वेरिएबल मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। इंटीजर लिख लेता हूं, इंटीजर, फ्लोट, डबल, ठीक है। अब इसमें इसके अंदर एक और भी आता है, लॉन्ग इंट। ये सारे वेरिएबल्स नंबर टाइप की वैल्यूज को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऑल दीज वेरिएबल्स आर यूज्ड टू होल्ड नंबर वैल्यूज। इसके अलावा भी होते हैं जैसे चार, स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? दीज ऑल्सो स्टोर स्ट्रिंग वैल्यूज, मतलब नॉन कैलकुलेटेड वैल्यूज को इस्तेमाल होल्ड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आज हम इसमें देखेंगे कि इंटीजर वेरिएबल किस तरह से बनाते हैं, कैसे उसके अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं और कैसे उसका आउटपुट लेते हैं, ठीक है। तीन चीजें सीखेंगे। हाउ टू डिक्लेयर integer int variable, how to initialize value into variable, और how to take output of integer variable value. Later on, how to perform calculations on ये चार चीजें भी करना सीख लेते, ठीक है। चले, ऑल्टर इंटर करके फुल स्क्रीन पे गए। तो ये मसला तो हमारा हल नहीं हो पा रहा था। ये मसले को ऐसे रखा, सबसे पहले वेरिएबल कैसे बनाएंगे? INT ये कमांड है इंटीजर वेरिएबल बनाने की। अब वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे फोल्डर का नाम हो सकता है, लेकिन वेरिएबल का नाम रखते हुए ख्याल ये रखें स्मॉल लेटर्स में रखें, बगैर स्पेस के रखें, और कोई ऐसा नाम ना रखें जो इसकी कमांड का हिस्सा हो, जैसे मेन, कॉनायो, इंक्लूड, प्रिंटफ, इंट, ये ना रखें। इनके साथ कोई नेम कन्वर्जन कर ली, जैसे सिंपली हमने यहां पे रख लिया ए, सही है, हो सकता है। ए, तो वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं? ए लिखा, सेमीकोलन। इस लाइन का मतलब है कि एक वेरिएबल मेमोरी में डिक्लेयर होगा जिसका नाम क्या होगा? ए। अब उसके साथ वैल्यूज कैसे इनिशियलाइज करेंगे? ए असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको इक्वल नहीं कहते, असाइनमेंट ऑपरेटर। वैल्यू बताओ 2000। ए इज अ वेरिएबल दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड और ए इनिशियलाइज विद 2000। ए की वैल्यू क्या है? 2000। सिमिलर इंटीजर बी, और बी की वैल्यू क्या रख दी? 3000। सही, आ रही बात समझ में? अब आगे चलते हैं। अब इन वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस कैसे करेंगे? मिसाल के तौर पे हम इन वेरिएबल की वैल्यूज का आउटपुट लेना चाहते हैं, प्रिंट एफ डबल कोटेशन। अब अगर मुझे ए वेरिएबल की वैल्यू का आउटपुट लेना है, %d। व्हाट इज %d? %d इज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर which is used to display integer variable value, which is used to display integer variable value। उसके आगे हमने %d लगाया, डबल कोटेशन लगाया, और पॉइंट करेंगे वेरिएबल को कि किस वैल्यू को दिखाए, ठीक है। अब देखें, यहां पर मैंने कंपाइल किया कोड को, और यहां पे कह रहा है कि बी को आपने वैल्यू तो दी है लेकिन वो इस्तेमाल नहीं करे। मैंने कहा हाँ ठीक है, नहीं कर रहे अभी। अब रन किया, यहां से कोड को स्केप करें, पहले एंटर करें, कंपाइल, रन। किसकी वैल्यू दिखा रहा है ये? 2000, ए की। अब मैं ए की वैल्यू को अलग से देखना चाह रहा हूं थोड़ा नीचे, तो इसके फॉर्मेट स्पेसिफायर से पहले क्या लगा रहा हूं?
फॉर न्यू लाइन। अब बी की वैल्यू देखना चाह रहा हूं, तो मैं जा रहा हूं यहां पे सही है। अब मैं ए की जगह बी की वैल्यू देखना चाह रहा हूं, बी की जगह पे ए की वैल्यू देखना चाह रहा हूं। अब देखो सी है नहीं, तो उसने मुझे एरर में क्या कहा है, एरर अनडिफाइंड सिंबल सी, मतलब सी तुमने कोई डिफाइन ही नहीं किया, तो इंटर करके इससे बाहर आए, सही कर ले कोड को। ठीक है, तो हमने 3 काम सीख लिए। वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, वेरिएबल की वैल्यू कैसे इनिशियलाइज करते हैं, वेरिएबल की वैल्यू का आउटपुट कैसे लेते हैं। अब चौथा काम कि इनके दरमियान में कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जैसे 2 नंबर के दरमियान में कैलकुलेशन करते हैं। कैसे, क्या करना चाह रहे हैं, ए प्लस बी स्टेटमेंट टर्मिनेटर, बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर एक सवाल पैदा होता है, ए प्लस बी को आउटपुट कैसे लेंगे। अभी आउटपुट नहीं आएगा, देखिए आउटपुट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आउटपुट के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक बनाते हैं जरा आउटपुट प्रिंट एफ, और आगे लिख देते हैं ए प्लस बी। देखें क्या होता है, एरर आ गया, बोला ऐसे थोड़ी होता है भाई, पागल हो क्या। अच्छा फिर क्या करें, कह रहा है अगर दोनों ए प्लस बी दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे डबल कोटेशन लगाओ, कॉमा लगाओ, और यहाँ पे लगाओ चूंकि दोनों इंटीजर है फॉर्मेट स्पेसिफायर। और अब देखो आ गया 5000। न्यू लाइन पे लाने के लिए फॉरवर्ड स्लैश एन लगाओ, कंपाइल करो, रन करो। तो जो हम करना चाह रहे थे 2000 प्लस 3000, वो डायरेक्ट नहीं हो सकता, वो ऐसे हो सकता है। अच्छा, अब इसका फायदा क्या होगा वेरिएबल का। अब देखो आप वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पे चेंज करो, सपोज आप 2000 की जगह पे इसको कर दो 6000, इसको कर दो 4000, तो 6000 4000 आंसर क्या आना चाहिए, प्लस होके 10000। सही है, समझ में आ रही है बारी है, खुद ही कर रहा है क्या। अब इसी स्टेटमेंट को अगर आप प्लस की जगह पे यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस कर देंगे, तो वो क्या करेगा, इसको इसकी जगह पे स्टारिक साइन लगा देंगे, तो क्या करेगा वो इसको, और इसकी जगह पे डिवाइड कर देंगे, तो क्या करेगा इसको। सही है, मल्टीप्लाई गलत आ रहा था। अच्छा ये थोड़ा वैल्यू कम कर लो, इसका जवाब अगले उसमें दूंगा मैं। अब सही यार, वैल्यू छोटी रखना। पांचवी और आखिरी बात, वेरिएबल की वैल्यू अपडेट होती है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो इस चीज को जरा और बेहतर तरीके से कैसे लिख सकते थे, इस चीज को हम एक और बेहतर तरीके से यूं कर सकते थे कि यहां पर एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लें, इंटीजर सी, और उसकी इनिशियल वैल्यू क्या सेट कर दें, और सी से ये कहेंगे कि सी तुम जो इनका सम आए वो अपने अंदर स्टोर कर लो। सी असाइनमेंट ए प्लस बी का जो भी सम आएगा किस में जाएगा, सी में, और बजाय इसके आउटपुट लेने के हम यहां पे लिख दें सी। अच्छा ये भी लिखा रहने देते हैं, एक काम करते हैं, ये भी लिखा रहने देते हैं, और अलग से एक स्टेटमेंट और बना लेते हैं, ताकि दोनों का तुम्हें आइडिया हो जाए कि दोनों के आउटपुट में क्या फर्क है और इसमें क्या चीज आ रही है। तो यहां पे लिख दिया हमने सी। ठीक है, तो देखो दोनों का आउटपुट सेम आएगा, नहीं आया, क्यों, क्योंकि इस वाले आउटपुट में क्या हो रहा है, ए इंटू बी हो रहा है, ए प्लस बी हो रहा है, और सी में आंसर जा रहा है, और हम सी का आउटपुट ले रहे हैं। तो सी की वैल्यू देखिए अपडेट हो रही है, सी की वैल्यू क्या थी, 0, यहां पर आके सी की वैल्यू अपडेट हो गई, और यहां पे आउटपुट क्या आ गया भाई 6 और यहां पे आउटपुट क्या आ रहा है, ए इंटू बी का आउटपुट आ रहा है। ए इंटू बी जो यहां सॉल्व हो रहा है, जो इसका आंसर आ रहा है, वो वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं हो रही, वो डायरेक्ट मेमोरी में मौजूद है, और यहां पे जो आंसर आपका आ रहा है वो एक वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। इस आंसर को आप एक्सेस कर सकते हो, मतलब किसी और वैल्यू के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, लेकिन इस वाले आंसर को कहीं एक्सेस नहीं कर सकते आप, ये डायरेक्ट है। सही है, तो दोनों तरह से आप आउटपुट ले सकते हैं,
वेरिएबल के अंदर स्टोर कराएं आंसर। ये जरा मेथड बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है। टिपिकली हम यही मेथड यूज करते हैं कि दोनों वेरिएबल के दरमियान में जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं, अब ऑपरेशन चेंज करते रहे आप यहाँ पे क्लिक करके, मिसाल के तौर पे डिवाइड ऑपरेशन डाल दें बीच में, तो अब आउटपुट सी की वैल्यू का वही आएगा। सही है, आ रही है बात समझ में? काफी है इतना, ठीक है, सेव कर देते हैं।